हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल, डेबिट एंड क्रेडिट। राइट। रूल डेबिट एंड क्रेडिट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी अकाउंटिंग का। जिस बच्चे को रूल डेबिट एंड क्रेडिट आ गया, याद रखना उसे अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री उसकी टिप्स पे होगी। राइट। तो रूल डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शनों को समझना होगा। इससे पहले हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था। अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शनें देखी थी। फॉर एग्जांपल आपने देखा था ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, लिखा हुआ था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा ये पता है क्या है? ये ट्रांजेक्शन ही है, इसे हम ट्रांजेक्शन ही बोलते हैं। और लिखा हुआ था परचेज गुड्स फ्रॉम राम मोहन सोहन रोहन, ऐसे नाम लिखे हुए थे। ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन है। ये सारी ट्रांजेक्शन एक किसी भी बिजनेस के अंदर होती ही होती हैं। बिजनेस स्टार्ट होगा ही होगा, परचेज करोगे, देन आप सेल करोगे, सेल गुड्स टू सोहन। राइट। और ऐसे ही हमने बहुत सारी वहां ट्रांजेक्शन देखी थी। कौन से चैप्टर में? अकाउंटिंग इक्वेशन में, जहां पे हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है ना। अब ये जो ट्रांजेक्शनें होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब आपने एक बात बताता हूं मैं आपको, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, सपोज करना अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और आप उसके अकाउंटेंट हो, तो ध्यान से सुनना। अगर आपका शूज का काम है, राइट, अगर आपका शूज का काम है, तो सबसे पहले शूज के लिए आपने रॉ मटेरियल तो परचेज करना ही होगा। बिना रॉ मटेरियल परचेज करे क्या शूज बना सकते हो? आंसर आएगा नो, नहीं बना सकते। शूज बनाने के बाद आप नेचुरल सेल तो करोगे ही करोगे किसी ना किसी कस्टमर को। ठीक है जी। जो भी आपके कस्टमर होंगे आप उन्हें सेल करोगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? इन दोनों के बीच में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग इन द सेंस, शूज बनाने के लिए आपको मशीनरी की जरूरत होती है, मटेरियल की जरूरत होती है जो कि आ गया, और मैन की जरूरत होती है। राइट। जितने भी वर्कर होते हैं ये सब आपके यहाँ काम करते हैं, आपकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अंधेरे में काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फ्री में काम नहीं करेंगे तो इन्हें आप सैलरी भी दोगे, किसी को आप सैलरी दोगे और किसी को आप वेजेस भी दोगे। राइट। और कुछ ऐसे भी आपके वर्कर होंगे जिन्हें आप कन्वेंस भी पे कर रहे होगे कि भाई आने जाने का खर्चा लो लेकिन आप काम करो। जनरली सेल्समैन होते हैं जिन्हें आप कन्वेंस भी पे करते हो। राइट। अब पॉइंट इसके अंदर ये है, मटेरियल आपने परचेज कर लिया, मशीनरी आप अक्वायर करोगे। मशीनरी अक्वायर करोगे तो जाहिर सी बात है या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी या फिर उसके लिए अलग से आपको पावर, फ्यूल, इन सब की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है जी। कई बार पेट्रोल, डीजल, इन सब की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। राइट। अब ध्यान से सुनना, अगर ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई और आप ही कंपनी के क्या बन जाओ, ऑनर बन जाओ, तो बताओ जी इस सबको आप क्या करोगे? एक्वायर करोगे? नहीं करोगे? आप परचेज करोगे। इन सारी चीजों को आप क्या करोगे? परचेज करोगे, एक्वायर करोगे, ताकि आपका शूज बने और आप सेल कर सको किसी भी कस्टमर को। राइट। अब जब आप इसे परचेज करोगे ना, परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो भी आप अमाउंट पे करने वाले हो, वो सबकी सब किस में काउंट होने वाली है? जब भी आप अक्वायर करोगे वो सबकी सब ट्रांजेक्शन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग होता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सेल गुड्स टू सोहन, सब ट्रांजेक्शन है। तो ये सारी भी क्या होंगी? आपकी ट्रांजेक्शन होंगी। चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हो, ट्रांजेक्शन है, सैलरी दी हो, ट्रांजेक्शन है, वेजेस दिया हो, ट्रांजेक्शन है, कन्वेंस दिया हो, या पावर एंड फ्यूल आपने परचेज किया हो, ये भी आपकी क्या है? ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली है वो सब क्या होती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझनी है क्या? चलो जी मैं इसी में समझाता हूँ। दो चीजें मैंने रख ली है यहाँ पे। आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आपने जो समझना है सबसे मेन चीज, कोई भी ट्रांजेक्शन ठीक है इनकम्प्लीट होती है तब तक जब तक कि उसे आप प्रूफ ना कर दो। बात आई समझ में? भाई कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है जब तक कि आप उसे प्रूफ ना कर दो कि वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई है। अब एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई है
ये कैसे पता लगेगा, ध्यान से सुनो। जैसे हमारे पास ये कैलकुलेटर है, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, राइट, ये मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने कैलकुलेटर खरीदा है, ठीक है जी। अब मैं इस बात को प्रूफ कैसे करूँ आपको कि मैंने कैलकुलेटर एक्चुअल में खरीदा है। माइंड में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर इसका बिल मिल जाए तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आपने मोबाइल फोन खरीदे होंगे, उन सबके साथ क्या मिलता है, बिल मिलता है। सपोज करो अगर मोबाइल फोन के साथ बिल ना मिले तो माना जाएगा कि आपने खरीदा है। आप बोलोगे बिल मिसप्लेस हो गया। आपको पता है आज का जो एरा है, ठीक है, आज के टाइम पे जो बिल है आप इलेक्ट्रॉनिकली भी सेव कर सकते हो, राइट, आपकी मेल आईडी पे आ जाता है या आप व्हाट्सएप करवा सकते हो। लेकिन आपके पास किसी भी फॉर्म में बिल नहीं पड़ा, तो अब मैं मान के चलूं कि आपके पास आपका ये फोन है या नहीं है, या आपका कैलकुलेटर है या नहीं है, मैं क्या मानूंगा कि ये जरूर इसमें चुराया होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना। कंप्लीट कैसे होगा, कंप्लीट विद द हेल्प होगा इनवॉइस, या फिर मैं इसे बोल दूं एविडेंस। तो विदाउट एविडेंस आपकी ट्रांजेक्शन क्या रहती है, इनकम्प्लीट रहती है। जिस दिन आपके पास एविडेंस आ जाता है तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब जितने भी आपकी एविडेंस आते हैं ना, जितने भी आपके एविडेंस आते हैं, जितने भी आपके सबूत हैं, उन सबूतों को ही, उन एविडेंस को ही बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। इसी रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। बात आई समझ में। बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी इनकम्प्लीट है कब तक, जब तक कि एविडेंस ना मिल जाए। एविडेंस अगर मिल जाता है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, और जब रिकॉर्ड होगी उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। लेकिन मेरे अकाउंटेंट साहब, अगर मैं आपको अकाउंटेंट बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंटेंट साहब ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। क्या, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रूल डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। अगर आपको रूल डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पता तो क्या आप बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लोगे, आंसर है नो, आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते भाई, देखो ना, ट्रांजेक्शन हुई, एविडेंस भी है, लेकिन आपको रूल नहीं आते, तो बताओ जी रिकॉर्डिंग कर लोगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ किसी भी ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डिंग का जो बीच का पार्ट है ना, वो है मेरा रूल डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल एंड डेबिट एंड क्रेडिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तरीके से कह लो ये ब्रिज का काम करता है, एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाने का काम करता है। अगर आपको रूल डेबिट एंड क्रेडिट आ जाता है तो ध्यान से सुनना, आपका ये जो नीचे के चैप्टर है, चाहे जर्नल एंट्री हो, चाहे लेजर हो, चाहे ट्रायल बैलेंस हो, वो सारे के सारे चैप्टर आपके क्या बन जाएंगे, टिप्स पे आ जाएंगे, राइट। क्लियर हुई वाली बात। तो रूल एंड डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, क्लियर हुई, ठीक, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा ये सारी चीजें, ठीक है ना। हमने रूल डेबिट एंड क्रेडिट को समझा, ट्रांजैक्शन को समझा, हमने सारी चीजें समझी, राइट। अब इस चैप्टर के अंदर रूल डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हमें करना क्या क्या है, राइट। आखिर हमें सीबीएसई ने क्या बोल रखा है कि हमें कितना करना है। तो 11th के सिलेबस में हमें क्या कवर करना है, सबसे पहले हमें यहाँ अकाउंट समझने हैं, देन इसकी मीनिंग समझनी है, मीनिंग ऑफ रूल डेबिट एंड क्रेडिट। फिर इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मैं आपको दो चीजें मेन बताऊंगा। पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन, राइट। और लास्ट में आ जाता है आपका बैलेंसिंग एन अकाउंट। आप किसी भी अकाउंट को आप बैलेंस कैसे करते हो वो हम सीखेंगे सबसे लास्ट में, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है क्या, अकाउंट। तो मेरे अकाउंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। अकाउंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं अकाउंट की, तो दोस्तों अकाउंट मेरे ना जनरली दो तरीके के होते हैं। मैंने दो तरीके के बोलता हूँ, कौन कौन से, एक बोलता हूँ डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, और एक मैं बोलता हूँ क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट, राइट। एक का डेबिट बैलेंस होता है और एक का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कौन से होते हैं, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखना, डेबिट बैलेंस वाले जो अकाउंट होते हैं उनके एग्जांपल है, सबसे पहले एसेट्स अकाउंट, सेकंड एक्सपेंसेस अकाउंट,
ये दो टाइप के अकाउंट हैं जिनका बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट मिलेगा, कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, हमेशा ही डेबिट मिलेगा आपको, राइट। तो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कौन से होते हैं? ये 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, तो ध्यान से देखना। पहला कैपिटल, दूसरा इनकम और तीसरा लायबिलिटी अकाउंट। ये 3 टाइप के अकाउंट हैं जिनका हमेशा कौन सा बैलेंस रहने वाला है? क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है। अब डेबिट बैलेंस मैंने बोल दिया, ऐसे क्रेडिट बैलेंस बोल दिया, आखिर इसमें ऐसा है क्या? ध्यान से सुनना। जितने भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, होता क्या है दोस्तों, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो नेचुरल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या होगी? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या करोगे? इसे आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड को मैंने क्या बोला था, याद है? रिकॉर्डिंग को मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद आप क्या करते हो? लेजर बनाते हो, ठीक है। लेजर बेसिकली होते क्या? अकाउंट। फिर इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद इसका समराइजेशन करते हैं। समराइजेशन किसमें करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। किसमें करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ये कौन सा पार्ट है? ये समरी का पार्ट है, समराइजेशन, राइट। तो समराइजेशन करने के लिए, ये वाला पॉइंट पार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें लेजर यानी कि अकाउंट बनाने होंगे। अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या करना होगा? रिकॉर्डिंग करनी होगी, और रिकॉर्डिंग से पहले हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझना होगा। और बिजनेस ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डिंग के बीच का पार्ट मैंने आपको क्या बताया था? रूल, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो ये जो सारी चीजें आपको इजिली आ जाएंगी। अब मुझे बनाने हैं लेजर अकाउंट, तो ये सारे क्या है? ध्यान से देखना है, मेरे अकाउंट ही है। एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट। ये मेरे 5 तरीके के अकाउंट है। इन 5 टाइप के अकाउंट के अलावा कोई छठा अकाउंट आपको कभी नहीं मिलेगा फॉर एवर। क्लियर है क्या बात? फॉर एवर आपको कोई दूसरा अकाउंट नहीं मिलने वाला, यानी 6 अकाउंट कभी मिलेगा ही नहीं आपको। चलो जी, यानी कि सारे अकाउंट इन्हीं 5 टाइप के अकाउंट में आके खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि मेरे अकाउंट जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। अब ये अकाउंट बनते कैसे हैं, इसका आपको फॉर्मेट आना चाहिए। चीज तो समझ आ गई होगी कि हमें करना क्या है, हमें इस स्टेज पे जाना है, तो हमें हर एक स्टेज समझ में आनी चाहिए। लेकिन अकाउंट भी कैसे होते हैं वो देख लो, एक फॉर्मेट। सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं कौन सा अकाउंट? डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट। तो डेबिट बैलेंस, ध्यान से देखना, अगर मेरे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अगर मेरे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाएगा नाम एसेट्स अकाउंट, ठीक है जी। कौन सा बैलेंस है इसका? डेबिट बैलेंस है। टी शेप अकाउंट बोलते हैं इन्हें, तो आप टी शेप अकाउंट ही बोलोगे। डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, अगेन वही चीज, डेट, पर्टिकुलर और रुपीज। आप चाहो तो साइड में लेजर फोलियो या फिर ये बोल लो जर्नल फोलियो, जेएफ बोल लो इसे, जर्नल फोलियो भी आप बना सकते हो, राइट। यहाँ पे जर्नली क्या आ जाता है? एंट्री की स्पेस से आई है, उसका मतलब ये होता है जिन अकाउंटों पर डेबिट बैलेंस है। बेटा याद रखना, जो भी अकाउंट मेरा बनता है ना, मैंने यहाँ पे एसेट्स लिखा है, चलो मैं पहले अकाउंट लिख देता हूँ, फिर मैं इसे हटा के एसेट्स लिख दूंगा, ठीक है ना, आपके लिए। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा अकाउंट है डेबिट बैलेंस, तो बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बीडी। क्यों? किसी भी अकाउंट की 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। किसी भी अकाउंट की 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कितनी साइड होती है? 2 साइड होती है। किसी भी अकाउंट की 2 साइड होती है, एक डेबिट एंड क्रेडिट। जिन अकाउंटों का डेबिट बैलेंस होता है, जिन अकाउंटों का डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट साइड से स्टार्ट होते हैं, और जिन अकाउंटों का क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से हमेशा स्टार्ट होंगे। बात आई समझ में? नहीं, दोबारा देखो, मैंने कहा जिन अकाउंटों का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड से स्टार्ट होंगे, ये स्टार्टिंग है, बैलेंस बीडी मैंने लिखा है, यानी ब्रॉड डाउन हो रहा है, बैलेंस यहाँ से ब्रॉड डाउन हो रहा है, राइट। अब जो भी ट्रांजेक्शन होगी उन ट्रांजेक्शनों को आप रिकॉर्ड करोगे डेट वाइज, सेम ऐसे ही यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे, और लास्ट में
किसी भी अकाउंट के लास्ट में क्या होता है, उसका बैलेंस निकालते हैं। तो लास्ट में आप निकाल दोगे बैलेंस CD, बैलेंस CD। ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्या आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, राइट। इसको आप जनरली क्या बोल देते हो, इसको आप कई बार क्या बोल देते हो, इसको आप कई बार क्या बोल देते हो, ओपनिंग बैलेंस। क्या बोल देते हो, ओपनिंग बैलेंस। और इसको क्या बोल देते हो आप, इस वाले को, इसको आप बोल देते हो क्लोजिंग बैलेंस। समझ रहे हो बात को। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं बेटा, इस सबका आप टोटल करोगे, जो भी यहाँ पे जितनी भी आइटम आ रही है, 10 आ रही है तो 10 का टोटल करना, और यहाँ पे जितनी भी आइटम आ रही है यहाँ तक, इन सबको आप क्या करोगे, लेस करोगे। जिस भी नाम से आ रही है आप सबको क्या करोगे, लेस करोगे। और लेस करने के बाद जो यहाँ चीज आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना। कैसे, टोटल किया, ये सारा माइनस किया, तो यहाँ जो बच गया वो आपने बैलेंस CD लिख दिया। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो मैं कहूंगा बेटा, किसी भी साइड, दोनों अकाउंटों की दोनों साइडें क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। तराजू के दोनों पक्ष क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो तराजू को दोनों पक्ष पे इक्वल करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जितना अमाउंट आया, सपोज करो 1 लाख आया, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 1 लाख। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 90,000 आया, तो 10,000 क्या होगा आपका, बैलेंस CD होगा, राइट। ये बात आई समझ में, क्लियर है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी तक बोली ही नहीं, वो बोलना जरूरी है। अगर मेरे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी अकाउंट के 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। बेटा एक बात ध्यान रखना, जिन अकाउंटों का डेबिट बैलेंस है ना, उनकी डेबिट साइड हमेशा पॉजिटिव मिलेगी और क्रेडिट साइड हमेशा नेगेटिव मिलेगी। कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा था, बैलेंस CD, बैलेंस CD निकाल रहा था ना, तो मैंने क्या बोला, इन सबका आप टोटल करो। सपोज करो 1 लाख आ गया, मैंने और क्या बोला, मैंने कहा इन सबको आप माइनस करना। तो देखो हो भी यही रहा है, मैंने यहाँ प्लस किया और इन सबको मैंने माइनस करा। ठीक है जी, माइनस करा तो यहाँ क्या निकल गया, मेरा बैलेंस CD। इस बैलेंस पे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा हूँ। बात आ रही समझ में, नहीं आई तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के लिए समझना। मैंने कहा राम, आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है जी। आपने ड्यूरिंग द मंथ 3,000 आपने एक्सपेंस कर दिए। भाई 10,000 रुपया कैश पड़ा था, 3,000 आपने खर्च कर दिए। तो राम बताओ आपके पास बैलेंस कितना बचा है। तो राम क्या बताएगा मुझे, कितना बैलेंस बचा है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा 7,000 बचे। बेटा ये जो बैलेंस है ना, यही मेरा बैलेंस CD है। CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस, जो मेरे हाथ में एंड में बचा है, ये वही क्लोजिंग बैलेंस है। अगर मैं इस टोटल का, इस साइड का टोटल में बोल रहा हूँ 10,000 है, तो मैं एक्सपेंस कितना बोल रहा हूँ, मेरा कितना है 3,000। तो यहाँ बैलेंस कितना बचेगा 7,000। साइड तो हमेशा इक्वल ही रहने वाली है। साइड क्यों रहने वाली है इक्वल, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ रहे हो, ये चीज क्लियर हुई। ये 10,000 क्या है, ये आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ था। ये 3,000 क्या है, जितना आपने खर्चा कर दिया, और जो बैलेंस बच गया वो 7,000। ठीक है जी। तो CD और BD क्या होते हैं, चीज क्लियर होगी। CD क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस, CD और बैलेंस CD क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस, और बैलेंस BD क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस। तो ये एक अकाउंट की शेप हो सकती है। ठीक है जी। अब ये अकाउंट मान के चलो एसेट्स अकाउंट अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये एसेट्स बन जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ बेटा ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है तो ये एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है जी। तरीके सब में सेम ही लगने वाले हैं, ऐसा नहीं है उसमें कुछ अलग हो जाएगा। क्लियर होगी वाली बात, क्लियर, ठीक ठीक। तो अभी हमने देखा एसेट्स अकाउंट, ठीक है जी। एक्सपेंस अकाउंट मींस डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट हमने देखे। जब मैं आपसे बोलता हूँ डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, तो इन दोनों का मतलब इसका मतलब क्या होता है, एसेट्स एंड एक्सपेंस होता है। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझा कि भाई मेरा अगर डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट है तो डेबिट साइड इसकी पॉजिटिव होगी और क्रेडिट साइड इसकी नेगेटिव होगी, राइट। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट की तरफ। तो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कौन से हो सकते हैं, कैपिटल हो सकता है, इनकम एंड लायबिलिटी। तो ध्यान से देखना, ये क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट है। तो अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस, जिन अकाउंटों का क्रेडिट बैलेंस होता है, दोस्त ध्यान रखना साइड तो सेम रहती है, डेबिट ही होती है, क्रेडिट ही होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ राइट हैंड साइड डेबिट तो डेबिट ही रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट तो क्रेडिट ही रहने वाली है, इसमें चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है जी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी राइट हैंड साइड क्या होने वाली है, क्रेडिट तो क्रेडिट ही रहेगी,
और मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या रहने वाली, डेबिट, तो डेबिट ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाती है, क्या, प्लस माइनस। अब ये माइनस रहेगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड प्लस रहेगी। ठीक है जी, ये बस चेंज होता है, इसके अलावा पूरा अकाउंट सेम रहता है। और क्या चेंज होता है, एक चीज और चेंज होता है, अगर अब ये डेबिट साइड पॉजिटिव यहाँ पे हो रही है, सॉरी, अगर मेरा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट साइड पॉजिटिव क्रेडिट साइड से है, तो अब अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से हुई, क्रेडिट साइड से होगी। तो बैलेंस बीडी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सेम एसेट्स अकाउंट की तरह जैसे उसका डेबिट में आ रहा था। तो अगेन क्लोज कहाँ होगा ये अकाउंट, क्लोज कहाँ होगा, टू बैलेंस सीडी, क्लोज कहाँ होगा, डेबिट साइड में, क्रॉस साइड। क्यों, क्योंकि हमें तो बैलेंस निकालना है ना। अगेन वही आप इस सबका टोटल करोगे, अगेन वही बात कि बेटा दोनों साइड हमेशा इक्वल रखनी होती है। तो आप इस साइड को माइनस करोगे तो जो बैलेंस बचा उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। अब एक डाउट आ सकता है आपका, इसे क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस। अब आपका एक ही डाउट आएगा, वो आएगा कि सर भैया बीडी और सीडी का मतलब क्या है। बेटा मैंने आपके लिए लिख दिया है, बैलेंस बीडी का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस बैलेंस, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, मतलब क्या होता है, लेकर आना। क्या लेकर आ रहे हो, बैलेंस। क्या लेकर आ रहे हो, बैलेंस। बैलेंस सीडी का मतलब क्या है, अगेन वही बैलेंस, और ये क्या है, कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब लेकर जाना। जनरली आप जैसे मोबाइल कैरी करते हो अपने साथ, अपनी हैवी बुक्स के साथ मोबाइल कैरी करते हो, तो कैरी कर रहे हो मतलब लेकर ही जा रहे हो ना। अब इस चीज को समझेंगे कैसे, इस चीज को आप ऐसे समझना, सपोज करना मेरे पास कोई कैपिटल अकाउंट है, राइट, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश, 50,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसका सीडी क्या आ जाएगा, बेटा शॉर्ट में कर रहा हूँ, उसका सीडी क्या आ जाएगा, सीडी मीन्स ये सीडी क्या आ जाएगा, पूरा 50,000 आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब क्या नेक्स्ट ईयर दोबारा से पैसे लाएगा, नहीं ना, पैसा तो उसका था ही ना ऑलरेडी। लेकिन अब इस बैलेंस को आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर में लेके जाओगे। तो आप इसे क्या बोलते हो, बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ड्रॉप डाउन। इसमें 50,000 रुपए पहले के 50,000 रुपए इसके आ रखे थे ऑलरेडी, ये रहे 50,000 रुपए, राइट। अब ड्यूरिंग ईयर अगर और पैसा लेकर आ रहा है, ड्यूरिंग ईयर मतलब इस साल के अंदर और पैसा लेकर आ रहा है, तो फिर कैश लिख दो 10,000 रुपए। अब टोटल इसका सीडी कितना हो गया, अब इसका बैलेंस कितना हो गया, देखो ना, अब इसका बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस था ना क्लोजिंग बैलेंस, अब इसका बैलेंस कितना हो गया, आप यहाँ दोबारा सीडी, अब टोटल कितना हो गया इसका 60,000। बात आई समझ में। तो इस तरीके से हम सीडी और बीडी निकालते हैं। बीडी का मतलब क्या हो गया, ब्रॉड डाउन, सीडी का मतलब हो गया कैरी डाउन। तो कैरी करके लेके जाओ नीचे, मैं नीचे लेकर आया कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब है लेकर आना, बैलेंस 50,000 लेकर आओ, कहां से, ऊपर से, तो मैं ऊपर से बैलेंस लेकर आया नीचे। बात आई समझ में। तो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन दोनों क्लियर हो गए होंगे। सेम ऐसे ही दोबारा सीडी आया तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो जो भी आपका करंट ईयर का या करंट मंथ का कुछ भी अगर बैलेंस है तो आप नेक्स्ट ईयर में क्या करते हो, लेके जाते हो। जब आप बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट पीरियड में लेके जाते हो बेटा, उसे हम बोलते हैं कैरिड डाउन। और अगर मैं नेक्स्ट पीरियड में ऑलरेडी खड़ा हूं, और मैं फिर क्या बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कैरी डाउन हो रहा है बैलेंस, मैं कहूंगा ब्रॉड डाउन हुआ है बैलेंस। कहां से, फ्रॉम लास्ट पीरियड। बात आई क्लियर हुई है वाली बात। ये मेरा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 50,000 यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये वाला क्या हुआ है, ये वाला बैलेंस क्या हुआ है, ब्रॉड डाउन हुआ है। ठीक है जी, लास्ट पीरियड। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं क्या कहूंगा, ये बैलेंस मुझे क्या करना है, कैरी डाउन है, लेके जाना है। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ब्रॉड डाउन भी क्लियर हो गया होगा और कैरी डाउन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये थे मेरे अकाउंट्स। अकाउंट्स में जनरली हम दो तरीके के अकाउंट्स पढ़ते हैं, एक डेबिट बैलेंस वाले और एक क्रेडिट बैलेंस वाले, राइट। तो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट क्या होते हैं मेरे, एसेट्स एंड एक्सपेंस, जिसका आपने ऑलरेडी अकाउंट देख ही लिया। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी। आप चाहो तो इन अकाउंट्स की जगह इनके नाम लिख सकते हो, डायरेक्ट नाम लिख लो इनके, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। ये हमारे क्या है, अकाउंट हो गए। इनकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप यहाँ लिख लो बैलेंस
पॉजिटिव लिख लो, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगी आपको, ठीक है जी। पॉजिटिव अच्छा नहीं लगेगा तो आप यहाँ लिख लो इंक्रीजिंग, ये साइड हमेशा इनकी क्या होगी, बढ़ेगी, प्लस है ना तो इंक्रीज होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, हमेशा डिक्रीजिंग होगी। क्लियर हो रही है ये बात, ये साइड हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये थे हमारे अकाउंट्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसमें एक थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसे मैं हटाता हूं। अब थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से देखना। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है अकाउंट इज अ समराइज अकाउंट मीनिंग, ठीक है जी। अकाउंट की मीनिंग याद रखना, अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों टर्म्स अलग अलग होती हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, क्या तीनों के एक ही हैं? नहीं बेटा, अलग अलग होती हैं। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं अभी तक जितनी भी मैंने बात करी, मैंने अकाउंट्स के लिए बात करी है। मैंने कहीं भी अकाउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किया, ना अकाउंटेंसी का यूज किया। अभी जो मैं मीनिंग लिखने वाला हूँ, मैं अकाउंट की लिखने वाला हूँ। तो आप अकाउंटिंग की मीनिंग नहीं याद करोगे, जहाँ पे आपने पढ़ रखा है अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ पढ़ रखा है ना, तो उस सबको भूल जाओ, ठीक है जी। आपने अकाउंट की डेफिनेशन देखनी है। तो क्या कह रहा है, अकाउंट, सॉरी ये हटा दो, अकाउंट इज अ समराइजिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ठीक है जी, एट वन प्लेस राइट, relating to a particular head, it records not only the amount of transaction, the amount of transaction, but also their effect and direction, अब ये क्या कह रहे हैं मीनिंग में, ध्यान से देखना, ये थी इसकी पूरी मीनिंग। कह रहा है अकाउंटिंग इज अ समराइजिंग रिकॉर्ड। बेटा समराइजिंग रिकॉर्ड है किसका, ट्रांजैक्शन का। इससे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैंने सबकी बात करी थी। तो ये समराइजेशन रिकॉर्ड है किसका, ट्रांजैक्शन का। मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैंने कहा था सबसे पहले क्या होती है बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, यही समझाया था मैंने आपको। मैंने कहा था सबसे पहले आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे, देन आप इसे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्डिंग बताया था ना मैंने आपको, आप इसकी रिकॉर्डिंग करोगे। लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास टूल क्या है, जर्नल एंट्री। इन दोनों चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, रूल डेबिट एंड क्रेडिट, जो भी हम आगे करने वाले हैं, अभी किया नहीं है। ये चीज क्लियर हुई। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स लेजर। इसके अंदर आप प्रॉपर अकाउंट पढ़ते हो, ठीक है जी, प्रॉपर अकाउंट पढ़ते हो, यानी कि अकाउंट पढ़ते नहीं बनाते हो। तो ध्यान से देखना, ट्रांजैक्शन के बाद क्या करोगे, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा आपका, लेजर अकाउंट बनेंगे, राइट। लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, अकाउंट क्या है, समराइजिंग रिकॉर्ड है। बेटा समराइजिंग रिकॉर्ड हो गई, ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात, बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, कोई भी अगर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, आपको क्या लगता है डेली कितनी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। एक मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं कहूं कि किसी भी बिजनेस में 10 ट्रांजैक्शन होगी पूरे साल में, या 100 ट्रांजैक्शन होगी पूरे ईयर में, तो मेरी बात का आप बिलीव करोगे क्या, करोगे, कभी बिलीव नहीं करोगे। मैं कहूँगा पूरे ईयर में 100 ट्रांजैक्शन, बिलीव ही नहीं करोगे। मैं कहूँ बेटा ध्यान से सुनना, पूरे साल में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना कह सकता हूँ 100 ट्रांजैक्शन एवरी डे पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा होगी, पॉसिबल है कि 100 ट्रांजैक्शन आपकी डेली हो सकती है किसी भी बिजनेस में। छोटा बिजनेस भी होता है, बड़ा बिजनेस भी होता है। कई बार 100 से ज्यादा भी हो जाती है, कई बार कम भी हो जाती है। मैंने खाली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से
100 ट्रांजेक्शन रखी है। मैं जैसे पढ़ाता हूँ तो कई बार क्या होता है किसी दिन कोई फीस नहीं आती, और कई बार क्या होता है एक ही दिन में 10 बच्चे फीस दे जाते हैं। ठीक है, तो एक मैंने क्या लिया है, एक एवरेज लिया है 100 ट्रांजेक्शन में। कभी आपकी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, ये तो रही मेरी ट्रांजेक्शन की बात। अगर 100 ट्रांजेक्शन एक अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करना पड़ जाए, ट्रांजेक्शन के लिए एक जर्नल एंट्री होती है, तो 100 ट्रांजेक्शन के लिए कितनी होगी, 100 जर्नल एंट्री। ये तो एक दिन की बात है, ये तो एक दिन की बात है। अगर साल में 365 दिन हैं तो सोच के देखो एक अकाउंटेंट के लिए 36,500 एंट्री। और अकाउंटेंट साहब आप 36,500 एंट्री, डेली की 100 एंट्री अगर आपको मिल जाए, और आज का टाइम तो ऐसा टाइम है कि आप ये नहीं बोल सकते संडे को, भैया आज संडे को छुट्टी होती है। बेटा ऑनलाइन मार्केट तो अभी भी संडे को भी चल रही है। संडे को जब आप घर पे रहते हो क्या करते हो, ऑनलाइन परचेजिंग होती ही नहीं होती। मैं भी संडे को परचेज करता हूँ अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। सोच के देखो कितना वर्कलोड होता है। यानी संडे की भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है। कुछ ऐसे चेक होते हैं जो हमें मिले होते हैं संडे की डेट के, तो हम पहले लगाते नहीं है क्या, लगाते हैं। हम वो सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन तरीके से करते हैं। बात समझ रहे हो, एक उसका तरीका होता है हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। लेकिन ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब थोड़े बड़े बिजनेस की बात करो, जियो की बात करो, कितने यूजर होंगे उनके भाई, कितने यूजर होंगे आज की डेट में? अगर मैं आपको बोलूं 10 करोड़ यूजर है उनके, मानोगे नहीं मानोगे? 130 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ यूजर है उनके, हैंगे ना। एयरटेल की बात करूं, अब ध्यान सुनना, 10 करोड़ लोग एक बार में तो रिचार्ज नहीं कराते होंगे, तो मुझे ही पता है। लेकिन सोच के देखो, अगर 10 लाख भी डेली रिचार्ज करा रहे हैं या हफ्ते 10 दिन में करा रहे हैं, 3 महीने का तो उनका टर्म एंड कंडीशन है कि 3 महीने तक के 84 डेज, आई थिंक 84 डेज के बाद आपने क्या कराना है, नेक्स्ट रिचार्ज कराना है। सोच के देखो जो भी उनके अकाउंटेंट होगा कितना वर्कलोड होगा, सोच के देखना। फिर वो तो फेरिफेरल भी सेल कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट वगैरह होते हैं, जो गैजेट होते हैं, वो भी सेल कर रहे हैं। तो उनके शोरूम पे कितनी भीड़ होती होगी, बात समझ रहे हो। चाहे विजय सेल्स हो, चाहे आपका सिंपल कोई भी हो, ठीक है, सरगम हो, इनकी कितनी सेल होती होगी। सेल बहुत सारी है, ट्रांजेक्शन बहुत सारी है। मैं तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 100 ट्रांजेक्शन अगर डेली आपने रिकॉर्ड करनी है तो आपको रूल डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान सुनना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद क्या बनेगा आपका, लेजर अकाउंट। वो कैसे बनता है भैया, एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। सपोज करना आपने बिजनेस स्टार्ट किया, या आपने सपोज करो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो एंट्री क्या मिलेगी आपको, परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश 5,000, ये आपको ट्रांजेक्शन मिली। तो जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, सॉरी टू कैश 5,000। बेटा ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। तो भैया लेजर कहाँ है, बेटा इस लेजर की ना, इस जनरल की आपने क्या करनी होती है, लेजर बनाना होता है। ध्यान से ना, अगर मैं मैनेजमेंट में जाके इस ट्रांजेक्शन को परोस दूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने 36,500 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी पूरे साल में, और मैनेजमेंट ने मुझसे पता क्या मांगा है, उसने बोला है बताओ जी मुझे किसको कितना पैसा देना है, मैंने कितने की परचेज करी है। सोच के देखना, इस 36,000 ट्रांजेक्शन के अंदर सपोज करना मैंने ना ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10,000 टाइम्स, 10,000 बार मैंने गुड्स परचेज किया है, 10,000 बार खरीदा है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा। मैनेजमेंट ने मुझसे बोला है बताओ जी हमने कितने रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया है। मैनेजमेंट ने पूछा हमने कितने रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया है, बस इतना ही पूछा उन्होंने। अब क्या हर बार सेम अमाउंट का परचेज करेंगे? अगर मैंने लाख रुपए का खरीदा है, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जब ज्यादा होती है तो जनरल एंट्री भी क्या करती है, हाथ खड़े कर लेती है। जनरल एंट्री से हम काम नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी आपको माइंड कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता ना, माइंड के साथ मैं आपको वो करना चाहता हूँ, ठीक है जी। कहीं पता चले कि सिग्नल वीक हो गया आपके माइंड के, वीक ना करो, स्ट्रॉन्ग करो। मैं ये बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी एकमात्र सोल्यूशन नहीं है अकाउंटिंग का। इसके बाद भी एक स्टेप आता है जिसका नाम है लेजर अकाउंट। बात समझ रहे हो? अब ये क्यों बनाया जाता है वो बता रहा हूँ बस मैं आपको। तो ये जो 10,000 टाइम आप गुड्स परचेज कर रहे हो, क्या हर बार सेम अमाउंट होगा? चलो ये आपको लग रहा है 10,000 ज्यादा है तो मैं एक जीरो कम कर देता हूँ। मैंने कहा 1,000 टाइम आप परचेज कर लो। कह रहे हो अभी भी भैया ज्यादा होगा। मैंने कहा एक जीरो और कम कर लो, 100 टाइम्स। क्या 100 टाइम्स जो आप परचेज करोगे सेम अमाउंट होगा?
हर बार वेरिएशन होगा, हर बार वेरिएशन होगा। कभी आप 10,000 का माल खरीदोगे, कभी 10 लाख का भी खरीदोगे, एज पर डिमांड। अभी लॉकडाउन में माल खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। बात समझ रहे हो? अभी तो लॉकडाउन है ना, आपका बिजनेस नहीं चल रहा। अब जैसे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, फेस टू फेस ले ही नहीं रहे, ठीक है जी। तो आज के टाइम पे क्या मैं कोई बुक खरीद रहा हूँ क्या? नहीं खरीद रहा। कोई सेलर आ रहा है क्या बुक देने के लिए? नहीं आ रहा, डिमांड ही नहीं है, कहाँ से आएगा? बात समझ रहे हो? चीज सही समझ में? तो क्या आप मैनेजमेंट को बता पाओगे आपने कितने रुपए की परचेज करी है? 100 ट्रांजेक्शन भी अगर मैं बोलूं पूरे साल में आपको ढूंढनी पड़ जाए तो दिमाग आपका पागल हो जाएगा। 100 ट्रांजेक्शन भी ढूंढनी पड़ जाए, क्योंकि जनरल एंट्री तो आपने ऐसे ही रिकॉर्ड करी होगी। बेटा इसी का सोल्यूशन है, पता है क्या? लेजर अकाउंट। आप क्या करते हो, आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर ये परचेज अकाउंट है ना, तो आप क्या बनाओगे? परचेज अकाउंट। टी शेप बोला था, टी शेप बनाया। टू कैश, ये लो जी, टू कैश। कितने का खरीदा था? 5,000 का। अब जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, अगर 100 टाइम्स आपने परचेज किया है, राइट, हर महीने में आपने, मान लेता हूं मैं, आपने 10-10 ट्रांजेक्शन करी है, तो हर महीने के हिसाब से, अगर ये सपोज करो जुलाई का है तो जुलाई के 10 ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होगी। आप क्या करोगे? इसे कंसोल करोगे और एनुअली बना दोगे। या फिर आप कहोगे भैया हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो एनुअली बनाएंगे। मैंने बेटा एनुअली बना ले, 100 ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगी। आप टोटल क्या करोगे? बैलेंस बता दोगे, इसका टोटल करोगे। जैसे 5,000 का आपने परचेज किया था ना, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5,000। आपने मैनेजमेंट से पूछा आपसे कि बेटा कितने रुपए की परचेज करी, आप तुरंत नकल मार के बता दोगे, कहोगे 5,000। अब बताओ जी, ये प्रेजेंटेबल लग रहा है आपको या ये प्रेजेंटेबल लग रहा है? खुद एनालाइज करो, ये प्रेजेंटेबल ज्यादा लगेगा। और लास्ट में आप ये भी बता दोगे, सीडी सर 5,000 रुपए की है, तो हमने कितने की परचेज करी है? 5,000 की करी है। अगर आपने 100 ट्रांजेक्शन करी है और सब में 5,000 है, तो 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5,000 से, ठीक है जी। अगर वेरिएशन आ रहा है, कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 10,000, तो ऐसे ही टोटल होगा और सीडी निकल आएगा। बात समझ रहे हो? तो ये तरीका है। तो वही उसने लिखा है क्या? अकाउंटिंग इज आर्ट, अकाउंटिंग इज अ समराइजिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। समराइजिंग रिकॉर्ड समझ आया? रिकॉर्डिंग मैंने क्लियर करा दिया, ये रिकॉर्डिंग है और ये क्या है? समराइजिंग है। इस पार्ट को बोलते हैं समराइजेशन, समराइजिंग, और इसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग। जर्नल क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। लेजर क्या होता है? समराइजेशन होता है। बताया नहीं वाली बात? क्लियर हो गई? आगे, एट वन प्लेस, एक जगह पे। देखो सारी परचेज ट्रांजेक्शन एक जगह पे मिलेगी ना मेरे को। परचेज अकाउंट बनाया तो सारी परचेज ट्रांजेक्शन कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। अगर मैं कैश अकाउंट बनाता तो कैश अकाउंट में सारी कैश की ट्रांजेक्शन होती, फिर कोई दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं होती। समझ रहे हो? कैश में अगर परचेज किया तो भी वहां आएगी, सेल किया तो भी वहां आएगा, बिजली का बिल दिया तो भी वहां आएगा। क्लियर हो गई वाली बात? एट वन प्लेस। नेक्स्ट, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड, जो भी पर्टिकुलर उसका हेड हो। ऐसा नहीं है कि उस हेड से रिलेटेड ना हो और आप डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल, मैंने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो बताओ जी, मैं इसे यहाँ लिख दूं क्या? सेल किया है तो क्या हेड आ रहा है यहाँ पे परचेज का? अगर हेड नहीं आ रहा ना परचेज का, तो ये इसके अंदर जाएगी एंट्री? कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने क्रॉस मार दिया। तो पर्टिकुलर हेड होना जरूरी है। लेकिन अगर ये कैश है यहाँ पे और यहाँ पे भी कैश है, तो अगर मैं गलती से कैश अकाउंट बनाऊ ना, तो कैश अकाउंट में दोनों चीज आ जाएंगी। यहाँ पे परचेज भी आ जाएगा 5,000, और अगर सेल किया 1,000 रुपए का, तो यहाँ पे सेल भी आ जाएगा 1,000 रुपए। अभी मैं कैसे कर रहा हूँ या आगे की बात है, फिलहाल चीज समझ में आई। पर्टिकुलर हेड, जब हेड कैश की बात हो रही तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में आएगी। जब परचेज की बात हो रही तो परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में आएगी। क्लियर हो गई बात? आगे, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली दी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? पैसों का नहीं है, अमाउंट ऑफ यानी उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है। खाली आपने उसका अमाउंट नहीं रिकॉर्ड करना कि 100 ट्रांजेक्शन है तो 100 ट्रांजेक्शन आपने लिख दिया, अमाउंट लिखा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है? उसका इफेक्ट भी लिखना है, अमाउंट भी लिखना है कि वो सही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो नहीं कर रहे। बेटा अगर एक भी ट्रांजेक्शन आपने गलत रिकॉर्ड कर ली तो आंसर पता है क्या आएगा आपका? गलत आएगा। मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट जाएगी ना, वो आपकी गलत जाएगी। तो वही कह रहा है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। क्लियर हुई वाली बात? यानी उसका इफेक्ट एंड डायरेक्शन वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया, आपका सेल आएगा, ठीक है जी, तो सेल के अकाउंट में जाएगा ना बाय कैश,
और कहीं कोई ना जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये आगे की बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। खैर मुझे तो पता है, आपको अभी नहीं पता, अभी तो आपने सीखना है सारी चीज। लेकिन इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि भैया अगर 100 ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करनी पड़ जाए तो बहुत हैवी टास्क होता है। बात समझ रहे हो। और रिकॉर्डिंग खाली जर्नल तक ही हमारी चीजें सीमित नहीं है, इससे आगे की भी दुनिया है, तो ये भी आपने जीनी है। बताओ जी, मीनिंग क्लियर है? मीनिंग क्लियर है?